एफसीआरए 2010 में बना था। मैंने इसको चैलेंज किया हुआ है, कानून को खत्म करने के लिए मांग किया हुआ है। भारत में जितनी भी देश विरोधी गतिविधियां होती हैं, या तो ये वोट के लिए होती हैं या तो नोट के लिए होती हैं। दो चीज ध्यान रखिए, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। देश विरोधी जो बातें की जाती है, जो देश विरोधी भाषण दिए जाते हैं, या तो वोट के लिए या तो नोट के लिए। लगभग 50,000 करोड़ रुपए हर साल फंडिंग आती है भारत के अंदर, भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत को जातियों के आधार पर तोड़ने के लिए, भारत को भाषा के आधार पर तोड़ने के लिए, भारत को क्षेत्र के आधार पर तोड़ने के लिए, दलित बनाम सवर्ण करने के लिए, अगड़ा बनाम पिछड़ा करने के लिए। और ये कैसे करते हैं? ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। आपको समाज तोड़ने वाले अगर कोई सोशल मीडिया में जो दिखाई पड़े, तो आप मान लेना उसका बाकायदा तनख्वाह आ रही है। ये कुछ भी फ्री में नहीं होता। एफसीआरए कानून बनाया गया था भारत में देश विरोधी पत्रकारों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, चरमपंथियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, घुसपैठियों को फंडिंग कराने के लिए। ये बना इसलिए गया। वैसे वर्तमान सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने करीब 5 लाख एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल किए हैं अभी तक। 5 लाख एनजीओ जो देश विरोधी कामों में शामिल थे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि एक बार इस कानून को खत्म करना जरूरी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी हम इस हॉल में बैठे हुए हैं, इस हॉल में ये गेट है, एक एंट्री गेट, एक एग्जिट गेट है। कोई सांप आ रहा है, उसको एंट्री गेट पे पकड़ना बहुत आसान है। एक हमने सिक्योरिटी गार्ड वहीं बैठा दिया, जब कोई सांप आए उसको एंट्री गेट पे मार दो, तो अंदर कोई घबराहट नहीं होगी, अंदर कोई उथल पुथल नहीं होगी, सब बढ़िया कार्यक्रम चलता रहे। और एक ही आदमी को अलर्ट रहना है जो गेट पे खड़ा हुआ है। अगर हमने उस सांप को अंदर आने दिया तो पता नहीं किस चेयर के नीचे जाके छिप जाए। फिर उस सांप को पकड़ने के लिए आपको सारी चेयर उठा उठा के देखना पड़ेगा कि कहां छिपा, कहां छिपा, कहां छिपा। मेरा यह मानना है कि विदेशी फंडिंग के लिए जो एफसीआरए कानून बना है, अभी क्या हो रहा है, एफसीआरए आ रहा है, फिर एनजीओ की ऑडिट हो रही है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि जो ऑडिट करने वाले थे वो खुद भी बड़े महान थे। वो पता चला 5 करोड़ पैसा आया बाहर से, उसमें थोड़ा 50 लाख लिया और ऑडिट रिपोर्ट अच्छी बना दिया। इसलिए कहता हूं कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, जिस कानून के जरिए आ रहा है, उस कानून को रोकना, बहुत खत्म करके रोकना जरूरी है। विदेशी फंडिंग को रोकना जरूरी है। मैंने एक पीएल और भी फाइल किया इस पे, यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड का। अगर आप लोग गूगल करेंगे यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड, अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिलेगा। अभी क्या हो रहा है सर कि जो देश विरोधी बैंकें हैं, चलो देश विरोधी बैंक नहीं कहते, गड़बड़ हो जाएगा, ये कह सकते हैं जो विदेशी बैंकें हैं और जिनकी ब्रांच भारत में है, और नाम लेके बोलता हूं, एचएसबीसी, वेस्टर्न यूनियन, इस तरीके की जो विदेशी बैंकें हैं जो भारत से ऑपरेट करती हैं, ये पूरी तरीके से काले धन को सफेद करने का टूल बन गई हैं। मैं धन्यवाद दूंगा, एक मिस्टर नवल किशोर सिंह है, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था। उस किसान आंदोलन के दौरान बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग आ रही थी, उनको खबर लगी, वो मुझे रोज फोन करके बताते थे, मुझे समझ में नहीं आता तो कहना क्या चाहते। एक दिन वो सज्जन ने 80,000 रुपए का टिकट लिया, खुद ही सुप्रीम कोर्ट टपक गए। आए, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि विदेशी फंडिंग हो कैसे रही। मैं तो जान के आश्चर्य हुआ कि बाहर से फंडिंग आ रही है और जो यूज हो रहा है टूल, वो आरटीजीएस और एनईएफटी यूज हो रहा है। जबकि एनईएफटी और आरटीजीएस ये डोमेस्टिक टूल है, ये भारत के अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए आरटीजीएस एनईएफटी है। बाहर से पैसा आए उस पर आईएमटी, इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर लिखा होना चाहिए। लेकिन ये एचएसबीसी जैसी बैंकें और बाकी बैंकें आरटीजीएस एनईएफटी लिख देती हैं, तो इतना बड़ा पूरे देश में ट्रांजैक्शन चल रहा है, कोई व्यक्ति तो उसको पकड़ता नहीं है। आरबीआई का सॉफ्टवेयर पकड़ता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का सॉफ्टवेयर उसको मॉनिटर करता है। तो वो मॉनिटर क्या करता है, अच्छा उसने देखा आरटीजीएस लिखा है, इसका मतलब भारत के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, एनईएफटी लिखा है, इसका मतलब भारत के अंदर हो रहा है, आईएमटी लिखा है, ये विदेश से आ रहा है। वो केवल उस टर्म को यूज करता है, आरटीजीएस एनईएफटी के।
और वो कर रहा था। फिर मैंने पीआईएल फाइल किया, अभी आरबीआई को भी नोटिस हुआ है, वित्त मंत्रालय को भी नोटिस हुआ है, और 50,000 करोड़ रुपए उससे आ रहा था। आश्चर्य की बात देखिए, 50,000 करोड़ आ रहा था, और पहले की सरकारों ने क्या सिस्टम बनाया था। मुझे तो लगता है कि पहले की सरकारों में इसमें कुछ न कुछ खेल था। पहले वाले वित्त मंत्री का कुछ खेल रहा होगा, पहले वाले गृह मंत्री का कुछ खेल रहा होगा, कि उसको पकड़ ही नहीं रहे थे। तो एफसीआरए खत्म भी होना चाहिए, और भारत में एक यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड बहुत जरूरी है। अगर विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तो माओवाद नहीं खत्म न होगा, नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट धर्मांतरण नहीं रुकेगा। मिशनरियों की बहुत बड़ी फंडिंग होती बाहर से। थैंक यू सर। आखिरी सवाल डॉक्टर आशुतोष शुक्ला की तरफ से है। क्या केरला स्टोरी या कश्मीर फाइल देखने से धर्मांतरण या आतंकवाद खत्म हो जाएगा? इसके लिए हमें और क्या क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो कुछ चीजें हमें पढ़ा दी गई और हमने पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद उस पर सोचा ही नहीं। न यहां मुगल बिजनेस करने आए थे, न यहां ब्रिटिश बिजनेस करने आए थे, न यहां ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने आई थी। मुगल यहां पे इस्लाम को फैलाने आए थे, और ब्रिटिश यहां क्रिश्चियनिटी फैलाने आए थे। बहुत सीधा सा। मुगलों ने तलवार के दम पे यहां कन्वर्जन किया, यहां के लोगों को कन्वर्ट किया, और अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। आज अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। अंग्रेजों ने करीब भारत और भारत की संस्कृति को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने लगभग 500 कानून बनाए थे। 500 कानून उन्होंने कानून बना बना के किया। जो जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया, वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। जैसे मुगलों ने तलवार के दम पे मठ मंदिरों को लूटा, अंग्रेजों ने कानून बना के मठ मंदिरों को कंट्रोल कर लिया, सारा काम किया। जहां तक आपका कन्वर्जन का बात है, मुगलों ने भी कन्वर्जन किया, ब्रिटिश ने भी कन्वर्जन किया। अनफॉर्चुनेटली कन्वर्जन आज भी हो रहा है, और कन्वर्जन रोकने के लिए भारत में सिख पंथ बना था। अदरवाइज कन्वर्जन नहीं होता तो सिख पंथ नहीं बनता। हमारे सामने बैठे हुए हैं। इसलिए अगर हम आज, मैंने शुरुआत में कहा था, हम आज अगर हिंदू हैं, आज भारत की संस्कृति को मानते हैं, भारत के त्योहारों को मानते हैं, इसमें दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, बाकी तो और लोगों का भी योगदान है। एक तो गुरु गोविंद सिंह जी का, एक उसके पहले के गुरुओं का भी योगदान है, 9वें गुरु का भी बहुत बड़ा योगदान है, उसके और भी, लेकिन दो लोगों का बड़ा प्रमुख है। इनफैक्ट इसीलिए भारत के संविधान में 22 पार्ट है। 22 पार्ट पे पहले 22 चित्र थे। इसका जो पार्ट 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है। इलेक्शन वाले पे दो लोगों का चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का चित्र था और शिवाजी महाराज का चित्र था। पर्पज ये था, उसका उद्देश्य ये था कि जब लोग वोट देने जाएं तो दो लोगों को याद करके जाएं, गुरु गोविंद सिंह को याद करके जाएं और छत्रपति शिवाजी को महाराज को याद करके जाएं, न कि जाति याद करके जाएं और भाषा याद करके जाएं, नाम याद करके जाएं। यानी राष्ट्र उनके आधार पर वोट करें। भगवान राम की फोटो थी, इसमें राम दरबार भी था, कृष्ण और अर्जुन की फोटो थी, गौतम बुद्ध की इसमें एक फोटो थी, महावीर जी की फोटो थी। ऐसे इसमें हर पार्ट के ऊपर फोटो थी, वो फोटो निकाल दिया गया। कन्वर्जन हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठ और धर्मांतरण के कारण भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। 9 राज्यों से भारत के पंथ को मानने वाले खत्म हो चुके हैं, भारतीय संस्कृति को मानने वाले खत्म हो चुके हैं 9 राज्यों से। अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए तो भारत में 750 जिले हैं। 750 जिलों में से 200 जिलों में भारतीय परंपरा, भारतीय त्योहार, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज को मानने वाले खत्म हो चुके हैं। अगर आप त्योहार के हिसाब से, तहसील के हिसाब से देखिए तो 300 तहसीलों की डेमोग्राफी पूरी बदल चुकी है। भारत के बॉर्डर पे 283 तहसीलें हैं, 283। चाहे आपका गुजरात बॉर्डर है, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, हिमालय का बॉर्डर है, या समुद्र का बॉर्डर है, या बांग्लादेश का बॉर्डर है, या म्यांमार का बॉर्डर है, भूटान का बॉर्डर, जितने बॉर्डर है इसमें 283 की 283 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यह मैं आंकड़ों के हिसाब से बता रहा हूं। इनफैक्ट एक मेरी पीआईएल चल रही है कि 9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया जाए। जब मैं उस पर काम कर रहा था तब यह रिसर्च किया था मैंने। धर्मांतरण रोकने का एक ही तरीका है, कठोर कानून बनाया जाए। सठे साठ्यम समाचरेत।
धर्मांतरण कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर चीन में धर्मांतरण नहीं होता है तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज नहीं है। अगर सिंगापुर में धर्मांतरण नहीं होता है किसी को लालच देके धोखा देके, तो इसका मतलब धर्मांतरण लाइलाज नहीं है। भारत में धर्मांतरण बहुत तेजी के साथ हो रहा है। 9 राज्यों की जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इसके अलावा ऐसा कोई जिला नहीं है जहां धर्मांतरण नहीं हो रहा है। झूठ बोल के, लालच देके, धोखा देके, काला जादू दिखा के, अंधविश्वास फैला के, कैंसर का इलाज करने के नाम पे, बाजपन का इलाज करने के नाम पे, हॉस्पिटल में इलाज करने के नाम पे, पढ़ाने के नाम पे, फ्री एजुकेशन के नाम पे बहुत तेजी के साथ कन्वर्जन हो रहा है। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कन्वर्जन के खिलाफ कि धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करिए और सभी राज्यों को बोलिए कि जो आदमी धर्मांतरण करा रहा हो उसके खिलाफ एनएसए लगाएं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर 2022 को ऑर्डर कर दिया कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और अब यूपी में जहां जहां धर्मांतरण होता है उसके खिलाफ बाबा जी एनएसए लगा रहे हैं। बाकी राज्यों में नहीं लगा रहे हैं, इस बात की तकलीफ है। मुझे लगता है बाकी लोगों को ध्यान करना चाहिए, एनएसए लगवाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, नेशनल कन्वर्जन इज सीरियस थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। दूसरा, चूंकि धर्मांतरण हो रहा है तो भाषा बदल रही है, त्योहार बदल रहा है, विचार बदल रहा है, वसुधैव कुटुंबकम की सोच बदल रही है, नारी तू नारायणी की सोच खत्म हो रही है। अल्टीमेटली धर्मांतरण के कारण भारतीयता खत्म हो रही है। विदेशी सोच, विदेशी संस्कृति, विदेशी कल्चर बदल रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए धर्मांतरण राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए भी खतरा है। तो जहां जहां धर्मांतरण हो, कोई भी कराए, उसके खिलाफ यूएपीए लगाना चाहिए। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है। धर्मांतरण मुगलों ने कराया, धर्मांतरण अंग्रेजों ने कराया, धर्मांतरण आज भी हो रहा है। धर्मांतरण के कारण डेमोग्राफी बदल रही है। इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 121 है जिसको वेजिंग वॉर कहते हैं, जिसमें आजीवन कारावास और फांसी की सजा होती है। अनफॉर्चुनेटली राज्य सरकारें वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगा रही है। मेरा यह मानना है धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों पे वेजिंग वॉर लगना चाहिए। धर्मांतरण एक देशद्रोह है। भारत के पंथ को मानने वालों को, जो महिला पुरुष को समान मानते हैं, सबको समाव मानते हैं, ऐसे विदेशी उनको सोच में बदलना, ये अपने आप में एक देशद्रोह है। इसलिए सेक्शन 124A भी लगाना चाहिए। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, एक व्यक्ति नहीं करता, कई लोग संगठित होकर करते हैं। कोई उनको लिटरेचर उपलब्ध कराता है, कोई उनको फाइनेंशियल मदद करता है, कोई उनको जगह उपलब्ध कराता है। इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए अलग अलग कानून है। यूपी में उसको गैंगस्टर एक्ट कहते हैं, महाराष्ट्र में उसको, गुजरात में उसको गुजकोका कहते हैं। तो मेरा यह मानना है कि सभी राज्य सरकारों को धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ अपना जो ऑर्गेनाइज क्राइम का कानून है वो लगाना चाहिए। तू मैं करने से, आरोप प्रत्यारोप करने से, नूरा कुश्ती करने से, बतौलेबाजी करने से, भाषणबाजी करने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा। धर्मांतरण तभी रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले और उनके मददगारों के खिलाफ 5 धाराएं लगाई जाए, एनएसए लगाया जाए, यूएपीए लगाया जाए, वेजिंग वॉर लगाया जाए, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए और देशद्रोह लगाया जाए। ये 5 धाराएं लगाई जाए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं धर्मांतरण खत्म हो जाए।